जुनून प्यार और दोस्ती चैप्टर 16। वेदांत नायरा को खींचता हुआ वेटिंग रूम में ले आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। यह देखकर वो हैरान हो गई। सर आप ये क्या? वो दरवाजे की ओर आगे बढ़ी थी कि वेदांत ने पलटकर उसके कंधे पकड़े और उसे उसी दरवाजे से सटाकर उसके सामने खड़ा हो गया। जस्ट शट अप नायरा। सर नहीं वेदांत कहो। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर आवाज़ बढ़ाकर बोला, जिससे नायरा एकदम सहम से गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उस मैनेजर से उलझने की? उसका गुस्सा देखकर नायरा का दिल डर के मारे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी ही थी तो तुम मुझसे कहती, लेकिन ये काम उसका है। मैं तुम्हारे पास आकर इस बारे में बात करती तो सबको लगता कि मैंने हमारी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाया है। नायरा अपनी पलकें झुकाकर बोली, लगता है तो लगने दो, मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? देखा ना उस मैनेजर ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। नायरा ने वेदांत की ओर देखा तो वो बहुत सीरियस लग रहा था, इसीलिए वो मुस्कुरा दी और बोली, पर तुमने मुझे बचा लिया। एकदम हीरो जैसी एंट्री मारी थी, जैसे नरूटो आकर साकुरा को बचाता है ना, वैसे ही। जस्ट शट अप नायरा। वेदांत जैसे ही चिल्लाया, नायरा ने अपना मुंह बंद कर दिया, लेकिन उसकी मुस्कान कम नहीं हुई थी। और अब ये मुस्कुराना बंद करो। वेदांत के ऐसा कहते ही उसने अपनी मुस्कान भी गायब कर दी। अगर आज के बाद ऑफिस में किसी ने भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया ना, तो मैं उसे सीधा जॉब से निकाल दूंगा। क्या? पर ये तो गलत है। नायरा हैरान होकर बोली, ये सब तो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो ध्यान से काम करना। लेकिन वेदांत, नायरा, अगर तुम्हें चोट लगती तो दर्द मुझे होता है। वो उसकी बात काटकर बोला और उससे दूर हट गया। नायरा भी दरवाजे के सामने से हटी और वो तुरंत बाहर निकल गई। पर उसने जो कहा था वो सुनकर नायरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। नायरा थोड़ी घबरा गई थी। वेदांत वहां से निकलकर सीधा लिफ्ट की तरफ गया। लिफ्ट से वो टेरेस पर आया और वहां आकर वो सब देखने लगा जो नायरा उसे अभी अभी दिखाना चाहती थी। उसने वाटर स्टोरेज टैंक के पास जाकर देखा तो उसकी शील्ड में सच में नेल्स लगे थे। उसने जैसे ही वहां लगी एक कील को छुआ, उसकी उंगली को वो ऐसे चुभा कि खून निकल गया। जैसे ही उसे अपने दर्द का एहसास हुआ, उसे नायरा की बात याद आई। उसे समझ आया कि उन बेचारे पंछियों को वहाँ कितनी तकलीफ हुई होगी। तभी उसकी नज़र दूर टेरेस के एक कोने पर गई। वो वहाँ गया तो वहाँ एक बड़े से कंटेनर में मिट्टी थी। उस पर कुछ फूलों के पौधे लगे हुए थे और पास ही में कुछ सूखे हुए फूल भी पड़े थे। वो तुरंत समझ गया कि उसके अंदर क्या होगा। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करके ऑर्डर दिया कि उस कंटेनर को वहाँ से हटाया ना जाए। दरअसल नायरा ने उसके अंदर वहाँ मरने वाले बर्ड्स को दफनाकर उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे लगा दिए थे। वो रोज़ आकर वहाँ फूल रखकर जाया करती थी, क्योंकि वेदांत खुद उसे रोज़ अपने साथ फूल लाता देख रहा था। पर अब उसे उन फूलों की असल वजह समझ आई थी। जिस लड़की के दिल में इन बेजुबान पंछियों के लिए इतना ज़्यादा प्यार है, मैं समझ नहीं पा रहा कि वो हम चारों से इतने सालों दूर कैसे रही। नायरा, क्या वजह थी जो तुमने हम सबको खुद से दूर कर दिया? मैं इस बात की तह तक पहुंचकर ही दम लूँगा। वेदांत ने ठान लिया था। वहीं दूसरी ओर अपने पिता के साथ वापस लौटती माया भी यही सोच रही थी। नायरा के आसपास रहकर वो समझ पा रही थी कि नायरा ऐसी लड़की है जिसे कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। उन चारों की जिंदगी में उसकी जो जगह थी, उसकी वजह समझना उसके लिए अब और मुश्किल नहीं था। इधर खुराना हाउस में, मॉम, आपको पता था, फिर भी आपने हमें ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। मनीष जी मीनाक्षी जी पर गुस्सा कर रहे थे और मेरे बताने से क्या हो जाता, ज़रा बताना मनीष। बदले में वो गुस्सा भी कर रही थी। मॉम, आप जानती हैं ना कि वो लड़की कैसी है जिसने उसे बचपन से पागल कर रखा है। ये तू कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ मॉम। वेदांत उस लड़की के पीछे पागल हो गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बचपन में हुआ था। उसे उस लड़की की आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। मनीष जी गुस्से में बोले, मॉम, उसकी नज़रों में उस लड़की की जगह अपने माता पिता से भी ऊपर है। नीता जी भी उनकी बात में सहमति जताते हुए बोली, क्योंकि वो लड़की ये जगह डिज़र्व करती है नीता। मीनाक्षी जी ने तुरंत जवाब दिया, ये आप क्या कह रही है मॉम?
नीता जी हैरानी से बोली, सही सुना तुमने, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। जब तुम दोनों उसके साथ नहीं थे ना, तब वो लड़की थी जो उसके जीने का सहारा बनी थी। और किस बेटी की बात कर रहे हो तुम दोनों? उसकी जिसे मेरे पास छोड़कर चले गए थे तुम दोनों, ताकि फॉरेन कंट्रीज़ में अपना बिजनेस ग्रो कर सको। और ये सब हमने किसके लिए किया मॉम? फिर से मनीष जी बोले, लेकिन उसके लिए कीमत भी तो चुकाई तुम दोनों ने, अपने बेटे से दूर होने की कीमत। तुम लोगों को ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि उस नन्ही सी जान पर क्या बीती जब उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। नायरा ने उसकी बेजान ज़िंदगी में आकर जान डाली है। उसने वेदांत के दिल में जगह खुद हासिल की है। मीनाक्षी जी भी गुस्सा जताते हुए बोली, ठीक है उसे छोड़ो मॉम, मैं उस मामूली लड़की को मेरे वेदांत की ज़िंदगी के साथ खेलने नहीं दे सकता। इन छोटे लोगों की फितरत पता है मुझे, पैसे ऐंठने के अलावा इनका मकसद और कोई नहीं हो सकता। मनीष जी गुस्से में बोले, लेकिन नायरा ऐसी नहीं है। मीनाक्षी जी भी चिल्लाई, अगर वो ऐसी नहीं है तो क्यों हमारे वेदांत को हमसे दूर कर रही है? आज हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा अहमियत उसे देता है मॉम। नीता जी बोली, ये सब तुम लोगों के कर्मों का फल है। उस बेचारी बच्ची पर इसका इल्ज़ाम तो तुम लगाओ ही मत। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि अगर तुम लोगों ने वेदांत को नायरा से दूर करने की कोशिश की तो अपने बेटे को पूरी तरह से खो दोगे। इसीलिए हमने उसकी शादी करने का फैसला किया है। मनीष जी बोले, क्या? वो दंग रह गई। हमने मिस्टर कपाडिया से बात कर ली है और वो भी चाहते हैं कि वेदांत और शिवानी की सगाई जल्द से जल्द हो जाए। वेदांत कभी नहीं मानेगा, उन्होंने साफ साफ कह दिया। उसे मानना पड़ेगा मॉम, क्योंकि ये मेरा फैसला है। मनीष जी वहाँ से निकल गए और नीता जी भी। तो फिर अपने बेटे को पूरी तरह खो दोगे तुम दोनों, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, उन्होंने चिंता जताते हुए कहा। पर वो दोनों नहीं रुके। लेकिन अब मीनाक्षी जी को वेदांत की बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि जब वेदांत को इस बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन इस पर क्या होगा। उसी शाम में नायरा कूदते फांदते आर्यन के रेस्टोरेंट में आ पहुंची। जब वो आई तो आर्यन, वेदांत और रुद्र तीनों काफ़ी परेशान बैठे थे। आरव आज वहाँ नहीं था। क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्यों बैठे हो, और आरव कहाँ है? वो उनके सामने जाकर बैठ गई, पर उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। अरे बताओ क्या हुआ है, उसने फिर से पूछा, पर वो तीनों बस एक दूसरे की ओर देखते रहे। तभी माया, शिवानी और संजना तीनों भी वहां आ पहुंची, और वो भी उन सबके चेहरे देखकर थोड़ी हैरान हो गई। क्या बात है, यहाँ का माहौल आज इतना सीरियस क्यों है? अचानक माया ने पूछा। मैं भी यही पूछ रही थी, पर ये बता ही नहीं रहे कि इन सबके चेहरों पर 12 क्यों बजे हैं। बेचारी नायरा परेशान होते हुए बोली, क्या बात है आर्यन, और आरव कहाँ है? माया ने आर्यन की ओर देखकर पूछा, पर कोई कुछ नहीं बोल पाया। आप सब कुछ बता क्यों नहीं रहे? काव्या ने भी पूछा। अब शिवानी भी रुद्र से पूछना चाहती थी, पर वो उसके चेहरे पर ढेर सारी परेशानी देख पा रही थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो दरअसल कल आरव का बर्थडे है। आखिर में रुद्र ही हिम्मत करके बोला, लेकिन वो सुनते ही नायरा जोर से हंस पड़ी। उसे हंसता देखकर सब हैरान हो गए। पागल कहीं के, तुम इसीलिए परेशान थे? वो तो मुझे याद था। तुम्हें याद था? वेदांत ने हैरानी से पूछा। तुम सब में से किसी का भी बर्थडे मैं आज तक भूली नहीं हूँ। तुम सब चिंता मत करो, मैंने कुछ बहुत अच्छा सोचा है। हम सब मिलकर अगर तैयारियां करेंगे तो सब और भी जल्दी हो जाएगा। वो मुस्कुराकर बोली। तीनों लड़कियां तो ये सब सुनकर एक्साइटेड लग रही थी, पर वो तीनों इससे कुछ खास खुश नहीं थे। पर क्या हुआ, तुम सब खुश नहीं हो? माया ने उन सब की ओर देखकर पूछा। आखिर क्या बात है, तुम सब प्लीज़ बताओ मुझे। नायरा ने भी पूछा। नायरा, दरअसल आरव ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया है। रुद्र बोला। क्या? लेकिन क्यों? पर हम तो साथ मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। डोंट टेल मी कि वो फिर से उस सब के लिए अपने आप को कसूरवार मानने लगा है। नायरा की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। वो पागल हो गया है क्या? क्या तुम सबने उसे समझाया नहीं? तुम सबको तो उसे समझाना चाहिए था। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। नायरा, ये तुम किस बारे में बात कर रही हो नायरा? काव्या ने पूछा। काव्या, जब आरव 5 साल का था, अपने बर्थडे पर अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए उसने अपने मॉम डैड से ज़िद की थी। वो बस अपने बर्थडे पर उनके साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन जब वो लोग वापस लौट रहे थे
उनकी कार का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। आरव तो किसी तरह उस हादसे से बच गया, लेकिन उसके मॉम डैड नहीं बच पाए। यह सुनकर सबको बहुत बुरा लगा। आरव उनकी मौत की वजह से बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा है। उनकी मौत के बाद हमेशा उसे यही लगता था कि वो उनकी मौत की वजह है। अगर वो जिद करके उन्हें अपने साथ आने के लिए नहीं कहता तो शायद वो जिंदा होते। अपनी ज़िंदगी के 6 साल वो इसी ट्रॉमा में रहा। जब हम मिले थे तब वो एक ऐसा बच्चा था जो ना ज़्यादा किसी से बात करता था और ना ही किसी की तरफ देखता था। वो बस अपनी ड्राइंग और पढ़ाई में ही रहता था। स्कूल में किसी ने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। फिर वो इतना कैसे बदल गए? अचानक काव्या ने फिर से पूछा। यह तो बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने अपना बर्थडे मनाना क्यों बंद कर दिया। नायरा सिर्फ बर्थडे ही नहीं, अब वो ऐसी सारी चीज़ों से दूर रहता है। आर्यन बोला। पर क्यों रुद्र? आर्यन, सच सच बताओ मुझे, क्या हुआ है उसके साथ? मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि जब से मैं उससे मिली हूँ मैं इतना तो समझ गई हूँ कि उसके बर्ताव में अजीब सी शांति और गहराई आ गई है। बाहर से तो वो बर्फ़ की तरह लगता है, पर मैं समझ सकती हूँ कि उसके अंदर एकदम धीमी आग जल रही है। उसके बर्ताव में आया बदलाव मेरी नज़रों से नहीं बच पाया। रुद्र, तुम तो बताओ कि क्या हुआ है? नायरा, 2 साल पहले जब वो जर्मनी में था तब कुछ हुआ था। क्या हुआ था रुद्र? प्लीज़ बताओ, बात को घुमाओ मत, जल्दी बताओ। वो वहाँ किसी से मिला था नायरा? नायरा समेत सभी गौर से उसकी बातें सुनने लगे। 2 साल पहले आरव जर्मनी के एक बहुत ही नामचीन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। उसकी उम्र कम तो थी, लेकिन उसके सर्जिकल स्किल्स और अनगिनत ऑपरेशंस में मिली सफलता में इतने कम समय में उसने इतनी बड़ी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका दिला दिया था, जिस वजह से वो बहुत खुश था। आज के मुकाबले 2 साल पहले आरव के चेहरे पर ज़्यादा चमक और खुशी थी। वो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए अपने एक असिस्टेंट के साथ जनरल वार्ड के राउंड पर था। वो पेशेंट्स को चेक करने के साथ साथ सबसे हंस हंस कर बात कर रहा था। वो बाहर जाने ही वाला था कि असिस्टेंट ने उसे बताया कि लास्ट बेड पर भी एक पेशेंट है जो कल रात ही एडमिट हुआ है, और डिपार्टमेंट हेड ने उसे उसका खास ध्यान रखने के लिए कहा है। ये सुनकर वो लास्ट बेड की तरफ बढ़ा। वो कर्टन हटाने ही वाला था कि उससे पहले ही वहाँ मौजूद पेशेंट ने वो कर्टन हटा दिया। सो यू आर माई न्यू डॉक्टर। वो लड़की की बहुत प्यारी सी आवाज़ थी। उसे देखते ही आरव की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो लड़की बहुत ही प्यारी थी और उसकी आवाज़ तो उससे भी प्यारी थी। लगभग 18 साल की वो लड़की हॉस्पिटल ड्रेस पहने उस बेड पर बैठी थी और उसकी तरफ बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ आरव देख रहा था। हाइम कट हेयर स्टाइल और इंडिगो रंग के बाल उसके सुंदर चेहरे के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहे थे। उसे देखते ही ना जाने क्यों, लेकिन आरव का दिल तेजी से धड़क उठा। कुछ देर बाद आरव उस लड़की की कलाई पकड़ उसकी नब्ज चेक कर रहा था, लेकिन उसकी अपनी धड़कन इस वक्त उसके काबू में नहीं थी, जबकि वो लड़की प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे एकटक देखे जा रही थी, जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। पता नहीं ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, कहीं पागल तो नहीं? वो खुद से ही बड़बड़ाया। तभी वो लड़की बोल पड़ी, नहीं मैं पागल नहीं हूँ। वो सुनते ही आरव फिर से हैरान हो गया। वेट, व्हाट? तुम्हें हिंदी आती है? हाँ आती है, और वो भी बहुत अच्छे से। और हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही देख रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। वो सुनते ही आरव के हाथ से उसका हाथ छूट गया। ये क्या कह रही हो तुम? उसके गाल अचानक से लाल हो गए और वो हड़बड़ाकर बोला, शर्माते हुए, और भी हैंडसम लगते हो, ट्रस्ट मी। आज तक तुम्हारे जितना हैंडसम डॉक्टर नहीं देखा। अब से तुम ही मुझे चेक करने आना, शायद तुम्हारा चेहरा देखकर मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वो लड़की मुस्कुराकर बोली, आर यू इंसेन? आरव फिर से हैरानी से बोला, नो आई एम नॉट, आई एम जिया, और तुमसे मिलकर जिया को बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पहले तो आरव को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने ना जाने कैसे हाथ आगे बढ़ा दिया। आई एम आरव। आरव, क्यूट नेम, जस्ट लाइक यू। वो उसका हाथ कसकर पकड़ बोली, जिससे आरव और हड़बड़ा गया। अब तुम जाओ, मुझे आराम करना है। वो लेट गई, लेकिन आरव हक्का बक्का वहीं खड़ा रहा।
दिस इज़ क्रेजी। वहाँ से बाहर निकलते हुए वो बस इतना ही बोला। इस वाक़ये के बाद आरव काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा गया था, लेकिन वो इस बात से हैरान था कि रह रहकर उसकी आंखों के सामने जिया का चेहरा आता जा रहा था। लेकिन अगले दिन जब राउंड पर जाने की बात आई तो वो जानबूझकर दूसरे डॉक्टर की जगह खुद चला गया। उस दिन भी वो जिया से मिला और कल की तरह जिया ने उससे आज भी बहुत प्यारी प्यारी बातें की। अरे यार, पता नहीं आखिर मैं सोच क्या रहा हूँ, क्यों मैं राउंड पर चला गया। आरव, आखिर तू कर क्या रहा है और सोच क्या रहा है? कुछ देर बाद वो अपने कैबिन में अपने ही बाल नोच रहा था। ये लड़की मुझे पागल कर रही है। वो लंबी सांसें छोड़ते हुए नीचे बैठ गया, लेकिन उसने अपने सामने मौजूद कंप्यूटर के डाटा में जिया का नाम सर्च किया। उसने तुरंत ही उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। वहाँ उसके बारे में सब कुछ पढ़ा। दरअसल जिया एक अनाथ लड़की थी और उसका सारा इलाज फंड्स के ज़रिए हो रहा था, लेकिन उसके माथे पर सिकन तब आई जब उसने उसकी बीमारी का नाम पढ़ा, ASD सेप्टर डिफेक्ट। जिया की सर्जरी शेड्यूल हो चुकी थी और उसकी डेट 1 महीने के बाद की थी। तब तक उसे वहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था ताकि वो सर्जरी के लिए स्टेबल हो सके। वो सब पता चलते ही ना जाने क्यों, लेकिन आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो काफ़ी परेशान हो गया था। शाम को जब वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर वापस लौट रहा था, तब उसे लॉन में बैठी जिया बैठी नजर आई। उसे देखते ही ना जाने क्यों, लेकिन वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर बहुत ठंड है। उसे वहाँ देखकर जिया का चेहरा खिल उठा। ओ डॉक्टर आरव, तुम तो कैजुअल्स में भी बहुत हैंडसम दिखते हो। वो बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली। तुम हमेशा ऐसी ही बातें करती हो या फिर मेरे लिए कोई खास डिस्काउंट है? आरव उसके सामने आया। हाँ, तुम्हारे लिए खास डिस्काउंट है। ऐसा क्यों? अगर यहाँ बैठोगे तो बताऊंगी। उसकी बात सुनकर आरव उसके पास जाकर बैठ गया। अब बताओ, पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम सिंगल हो या शादीशुदा? उसका सवाल सुनकर आरव एकदम से हैरान हो गया और हड़बड़ाकर बोला, अब तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रही हो? वो रिंग देखकर जिया ने उसकी उंगली की तरफ इशारा कर कहा। आरव ने जैसे ही अपनी उंगली में मौजूद उस रेड जेम वाली रिंग को देखा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अक्सर लोग अपनी वेडिंग रिंग को देखकर ऐसे ही मुस्कुराते हैं। ये उससे भी कई गुना खास है मेरे लिए। आरव ने तुरंत उसकी बात का जवाब दिया। मतलब तुम मैरिड हो? जिया का चेहरा अचानक से उतर गया। नहीं तो फिर ये रिंग? ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त की निशानी है। जब हम अलग हो रहे थे तब उसने ये जेम दिया था मुझे, ताकि इसे देखकर मैं उसे याद करता रहूं। पागल, अगर वो मुझे ये नहीं भी देती तो भी मैं उसे ऐसे ही याद करता। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत खास है? बहुत खास? आरव का जवाब सुनकर उसने दिल पर पत्थर रखकर पूछा, उससे प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा। वो सुनते ही जिया का दिल ही टूट गया। तभी आरव आगे बोला, प्यार करता हूँ, लेकिन वैसा प्यार नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मतलब ये कि वो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, तो मैं उसी का नाम लूँगा। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ जितना अपने मॉम डैड से। मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बेस्ट पर्सन है और मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि वो मेरी दोस्त है। तो अब वो कहाँ है? जिया ने पूछा। पता नहीं, इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई है। 1 साल पहले जब मैं इंडिया गया था तब उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो जा चुकी थी। आरव का चेहरा अचानक से मुरझा गया। जा चुकी थी? हाँ, मैं और मेरे दोस्त अब तक उसे तलाश रहे हैं। अगर वो इंडिया में है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका सपना पूरा कर रहा हूँ। वो मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनते हुए देखना चाहती थी। जब वो मिलेगी तो इस बार मैं उसके सामने एक बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, एक बेस्ट हार्ट सर्जन बनकर जाना चाहूँगा। ट्रस्ट मी, वो तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगी। मैं खुद भी गॉड से प्रे करूँगी कि वो तुम्हारी दोस्त को तुम्हारे पास भेज दे। जिया मुस्कुराकर बोली, थैंक्स। ना जाने क्यों, लेकिन वो सब सुनकर आरव के मुरझाए चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी जिया ने उसके ऊपर अगला बॉम्ब फोड़ दिया। तो अब जब मुझे पता चल गया कि तुम मैरिड नहीं हो, तो क्या तुम मेरे लवर बनना चाहोगे? क्या? आरव हैरान हो गया। मतलब तुम ये क्या कह रही हो? आई मीन इतनी जल्दी?
तुम ऐसे डर क्यों रही हो जैसे पहली बार किसी लड़की ने तुमसे ऐसी बात कह दी हो। तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें इन सब की आदत होनी चाहिए। जिया, आर यू इंसान? देखो डॉक्टर, तुम मुझे पसंद हो इसीलिए सीधे सीधे बोल दिया। अभी जवाब दो, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेरी सर्जरी 1 महीने बाद है। चाहो तो मेरे ठीक होने का तोहफा समझकर अपनी हाँ दे सकते हो तुम मुझे। आरव हैरानी से बस उसे देखता रहा। ऐसा ही है, ऐसा ही करते हैं। जब तक सर्जरी नहीं हो जाती दोस्त बनकर रहते हैं। तुम्हें भी सोचने का वक्त मिल जाएगा। ठीक से सोचकर अपना जवाब दे देना। और रही मेरी उम्र की बात, तो जब तुम मेरी एज के साथ कंफर्टेबल हो जाओ तभी हम शादी करेंगे। शादी? आरव की आंखें बड़ी हो गई। हाँ, शादी। और तब तक मैं तुमसे हमारा फर्स्ट किस भी नहीं मांगूंगी। फर्स्ट किस? अब तो उसके होश ही उड़ गए। मैंने सुना है कि मेरी सर्जरी इस हॉस्पिटल का सबसे बेस्ट हार्ट सर्जन करने वाला है। तो तुम भी मेरी सर्जरी में हिस्सा लेना और ध्यान रखना कि मैं मर ना जाऊं। अगर मैं मर गई तो तुम्हारा जवाब कैसे जान पाऊंगी? वो उठकर खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली, मैं सर्जरी के 1 महीने के बाद ही 19 साल की होने वाली हूँ। फिर मुझे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ेगा। दुख तो मुझे बहुत होगा, पर मैं बाहर भी जाना चाहती हूँ, वो भी बिना किसी रोक टोक के। मैं चाहती हूँ कि मैं दौड़ सकूं बिना थके। सर्जरी के बाद तो यह सब पॉसिबल हो ही जाएगा। तब ना हम दोनों इंडिया चलेंगे, साथ मिलकर तुम्हारी दोस्त को ढूंढेंगे। अरे उसकी इस बात पर बस उसे देखता रहा। ठीक है, फिर सोच समझकर अपना जवाब देना। ऑल द बेस्ट। वो इतना कहकर वहाँ से निकल गई। उसने आरव को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। क्या यह लड़की पागल है? इसके दिल में ये हाल है या दिमाग में? समझ नहीं आता कि आखिर चीज़ क्या है। पहले तो वो गुस्सा करने लगा, लेकिन अचानक से ना जाने कैसे पर उसके होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे नायरा से जुड़ी एक बहुत प्यारी बात याद आ गई थी। देखो, मेरा नाम नायरा है और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पर मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। तुम्हारा दोस्त बनने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने कह दिया हम दोस्त हैं तो है। जब तक हम दोनों दोस्त हैं तो तुम मेरे साथ ही टिफ़िन खाना। मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने सुना है तुम्हारे घर कुक खाना बनाता है। ये लो, ये खाकर देखो। खाकर देखो ना? अरे खाकर देखो ना, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? उसका और नायरा के बीच बचपन में हुआ ये वाक्य उसके कानों में गूंज गया और वो मुस्कुरा पड़ा। उसे जिया में कहीं ना कहीं नायरा की एक छोटी सी झलक दिखाई दी थी। उस रात के बाद से आरव को खुद पता नहीं चला, पर वो जिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। बेवजह उसे देखने के लिए छटपटाना, उससे बात करने के लिए बहाने ढूंढना और ना जाने क्या क्या। जब भी उसकी शिफ्ट ख़त्म होती वो उसके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करता और जिया भी उससे बहुत खुश थी। आरव ने हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो उसे जिया की सर्जरी में हिस्सा लेने दे। शायद आरव भी अब समझने लगा था कि उसे जिया पसंद आने लगी थी। क्या तुम नर्वस हो? लॉन में बैठे आरव ने जिया से पूछा। नहीं, मैं क्यों नर्वस होऊंगा, खासकर तब जब मुझे पता है कि कल होने वाली सर्जरी टीम का हिस्सा तुम भी हो। मुझे तुम पर भरोसा है, वो मुस्कुराकर बोली। वैसे तुम्हें याद है ना कि कल मेरी सर्जरी है और उसके बाद तुम्हें मुझे जवाब देना है अपना। मुझे याद है, अरब ने कहा और उसकी ओर एक सुंदर सा एनवलप बढ़ाया। ये लो, ये क्या है? जिया ने उसे लेते हुए पूछा। इसमें मेरा जवाब है। वो सुनकर जिया दंग रह गई। पर तुम तो सर्जरी के बाद डोंट टेल मी तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया। वो उस एनवलप को खोलने ही वाली थी कि आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, इसे अभी मत खोलो, सर्जरी के बाद खोलकर देखना। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। पर यह तो मेंटल टॉर्चर है, वो मुंह लटकाकर बोली। 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है और मैं दुखी ना हो जाऊं, इसीलिए यह मुझे सर्जरी के बाद पढ़ने के लिए कह रही हो? उसने आरव को घूरते हुए पूछा। तुम खुद पढ़ लेना, लेकिन अभी नहीं, सर्जरी के बाद। ठीक है, वो उसकी बात मान गई, पर उसके बदले मुझे एक प्रॉमिस करना होगा तुम्हें। कैसा प्रॉमिस? आरव ने पूछा। प्रॉमिस मी कि मेरी आंखें खुलने से पहले तुम मेरे सामने खड़े रहोगे। वो सुनकर आरव ने 2 पल कुछ सोचा और उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। ओके, आई प्रॉमिस, आरव ने मुस्कुराकर कहा। अगले दिन जब जिया ऑपरेटिंग थिएटर में बेड पर थी, उसने आसपास नज़र घुमाई तो ढेर सारे डॉक्टर्स के बीच खड़ा आरव नजर आया।
आरव, उसने जैसे ही पुकारा, आरव ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अपना वादा याद है ना? मेरी आंखें खुलने से पहले मेरे सामने रहना। आंखें खुलते ही मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। मुझे याद है, तुम बस हिम्मत रखना। माइनर सर्जरी है, सब ठीक होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसकी बात सुनकर आरव ने उसका हाथ नीचे रखा। तभी एंथीसियोलॉजिस्ट ने उसे एंथीसिया दे दिया। जैसे ही वो बेहोश हुई, उसकी सर्जरी स्टार्ट हुई। कुछ घंटों के बाद, सक्सेसफुल सर्जरी के बाद, उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही आरव वापस अपने केबिन में लौटा, उसने राहत की सांस ली और आखिरकार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई, क्योंकि अब जिया खतरे से बाहर थी। वो बिना देर किए वहाँ से निकल गया। अगली सुबह उसने अपने काम से ऑफ लिया था। अच्छे से तैयार होकर उसने सुंदर से फूल खरीदे और हॉस्पिटल आ पहुंचा। वो सीधा जिया के वार्ड की तरफ बढ़ा, लेकिन लिफ्ट से जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेस उसी के वार्ड में भागदौड़ कर रहे थे। वो सब देखते ही उसके हाथों से वो फूल डर के मारे नीचे गिर गए और वो तेजी से उस ओर भागा। पर उसने जैसे ही अंदर झांककर देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिया के पास रखी हार्ट रेट मॉनिटरिंग मशीन स्ट्रेट लाइट दिखा रही थी। तभी उसका एक कलीग डॉक्टर बाहर आया और आरव ने उसे पकड़ लिया। व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? उसने घबराकर पूछा। इट्स बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। वी ट्राइड अ लॉट बट कुड नॉट सेव हर। इट्स अनफॉर्चुनेट बट सी इज़ नो मोर। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। पर वो सुनते ही आरव को लगा जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। उसने देखा कि एक नर्स ने अंदर मौजूद जिया के बदन पर लगे सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हटा दिए और उसके चेहरे पर सफ़ेद चादर डाल दी। आरव बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। सारे डॉक्टर्स बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद आरव कांपते हुए अंदर गया। कुछ देर तक वो बस उसके बेजान पड़े शरीर को एकटक देखता रहा। कुछ देर बाद जिया का चादर से बाहर निकलता हाथ उसने अपने कांपते हाथों से पकड़ लिया, पर उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। उसे जिया की मौत का ऐसा सदमा लगा था कि उसके आंसू तक सूख गए। जिया, ये तो प्लान में ही नहीं था, उसने एकदम धीमी आवाज़ में कहा और उसके चेहरे से चादर को हटा दिया। उसके चेहरे को देखकर आरव के मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन उनमें से एक भी उसके चेहरे पर नहीं आई। तुमने कहा था कि तुम्हारी आंखें खुलने से पहले मैं यहाँ आ जाऊँ, पर यह नहीं बताया कि तुम आंखें नहीं खोलोगी। वो चेहरे पर बिना कोई भाव लिए बोला। मैंने अपना वादा निभाया, पर तुम अपने वादे से मुकर गई। तुमने कहा था हम साथ में इंडिया जाएंगे, पर तुम तो उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा जिया। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया जिया। उसने जिया का हाथ छोड़ दिया और वहाँ से बाहर निकल गया। उसे ये तक ख्याल नहीं रहा कि वहाँ से जाते हुए उसने उन फूलों को अपने पैरों तले कुचल दिया, जिसे वो जिया के लिए ठीक होने की खुशी में लाया था। जब लिफ्ट से बाहर आकर वो नीचे लॉबी में आया, तो उसने वहाँ जिया के होश में आने का इंतज़ार करती कुछ नन्स और बच्चों को उसकी मौत की खबर सुनकर रोते बिलखते देखा, पर उन्हें बिल्कुल अनदेखा कर वो वहाँ से बाहर निकल गया। घर जाकर उसने अपने आप को कमरे में जो लॉक किया था, ना जाने कितने ही दिनों तक वो अपने फ्लैट से बाहर ही नहीं निकला। बस कमरे में लेटा रहा, सीलिंग को देखते हुए। जिया की मौत के लगभग 15 दिन बाद उसे अपने फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर पिछले 15 दिन में उसकी आंखें पहली बार पूरी तरह से खुली थी। लगभग 1 घंटे के अंदर तैयार होकर वो वहीं के एक अनाथ आश्रम आ पहुंचा। जब वो अंदर गया तो जिया की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने लगी थी और वहाँ के सारे बच्चे उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आरव काफ़ी देर तक जिया की उस खिलखिलाती तस्वीर को देखता रहा, तब भी उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आया। तभी एक बूढ़ी नन उनके पास आई। कुछ देर बाद उस बूढ़ी नन ने एक सुंदर से बॉक्स को आरव को थमा दिया और उसे बताया कि जिया ये सब उसके लिए छोड़ कर गई है। आरव ने उस बॉक्स को लेने से मना कर दिया। बस उस नन ने उसे बहुत अच्छे से समझाया। उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे वो खास कह सके, लेकिन शायद तुम उसके लिए महत्वपूर्ण थे बेटा। तुम ही एकमात्र दोस्त थे जिसके बारे में उसने मुझे बताया था, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। माई गॉड ब्लेस यू। बॉक्स आरव को थमाकर वो नन वहाँ से चली गई। आरव काफ़ी देर तक उस बॉक्स को एकटक देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। घर जाकर उसने उस बॉक्स को पहले तो टेबल पर रखा, पर फिर ना जाने क्यों उसे क्या हुआ,
उसने उसे उठाया और एक अलमारी में लॉक करके रख दिया। वर्तमान समय रुद्र ने जो भी बताया उसे सुनकर वहाँ शांति छा गई। नायरा की तो आंखें भर आई थी, ना जाने क्यों, लेकिन काव्या के दिल में भी एक अजीब सी हलचल मच गई थी। इस बारे में सिर्फ हम तीनों जानते हैं। रुद्र आके बोला, आरव ने हमसे जिया का जिक्र किया था नायरा, उससे मिलकर वो बहुत खुश था, पर जिया की मौत ने उसके अंदर एक खालीपन भर दिया है। शायद वो उससे प्यार करता था। वेदांत बोला, अपने पहले प्यार को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते देखने का दुख क्या होता है, शायद ये हम में से कोई नहीं समझ पाएगा। उस दुख को आरव ने अकेले झेला है। उस दिन आरव ने बस उस अलमारी के दरवाजे को बंद नहीं किया, उसने अपने दिल के दरवाज़ों को भी बंद कर दिया। आर्यन बोला, तब से आरव के बर्ताव में अजीब सा बदलाव आया है नायरा। शायद जिया की मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझता है, क्योंकि जिया ने उस पर भरोसा किया था। वेदांत कहते कहते रुक गया। उसकी मौत के बाद से ना वो ज़्यादा बात करता है और ना ज़्यादा मुस्कुराता है। रुद्र भी परेशान होकर बोला, पर अब मुस्कुराएगा। नायरा उठकर खड़ी हो गई। सब उसे हैरानी से देखने लगे। मैं उसे इतने बड़े दुख का बोझ अपने सीने पर लेकर हरगिज़ नहीं जीने दूंगी। नायरा ने ठान लिया था। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते नायरा, क्योंकि हम तीनों कई बार कोशिश कर चुके हैं। वेदांत बोला, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हार मान जाऊं? मैं ऐसा नहीं करने वाली। हम कर ही क्या सकते हैं नायरा? आर्यन बोला, अभी आरव कहाँ है? उसने कहा था कि उसकी आज कोई सर्जरी है। रुद्र ने बताया, ठीक है। नायरा बिना देर किए वहाँ से निकल गई। कहाँ जा रही हो नायरा? शिवानी ने पूछा। आरव के घर। नायरा का जवाब सुनकर वो सब के सब अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए, लेकिन नायरा की आंखों में आत्मविश्वास था कि वो आज अपने दोस्त के दिल से बस इस दर्द का अंत कर ही देगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।